हेलो एवरीवन, एक्सीलेंस इन एजुकेशन वर्ल्ड पर आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने एक्सीलेंस इन एजुकेशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वैदिक कालीन शिक्षा के मुख्य केंद्र। वैदिक काल में माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था परिवारों और उच्च शिक्षा की व्यवस्था गुरुकुलों में होती थी। उत्तर वैदिक काल में यही गुरुकुल बड़े बड़े नगरों तथा तीर्थ स्थानों पर स्थापित होने लगे थे, जो बाद में उच्च शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित हुए थे। इनमें से प्रमुख शिक्षा केंद्र निम्नलिखित हैं। तक्षशिला, यह नगर उस काल में उत्तरी भारत के तत्कालीन गांधार नरेश तक्ष के नाम से बसाया गया था, जो बाद में राजधानी के रूप में परिवर्तित हो गया। तक्ष ने यहाँ देश के विभिन्न भागों से विद्वानों को बुलाकर बसाया व उन्हें गांव के गांव दान में दिए तथा उन पर शिक्षा व्यवस्था का कार्य सौंपा, जिसके कारण यह नगर एक शिक्षा के रूप में विकसित हो गया। यहाँ संस्कृत भाषा और साहित्य, व्याकरण, चारों वेदों और धर्म तथा दर्शन के प्रकांड विद्वान निवास किया करते थे। परिणामतः उस काल में तक्षशिला वैदिक साहित्य, धर्म, दर्शन, आयुर्विज्ञान की शिक्षा के मुख्य केंद्र के रूप में विकसित होकर 7वीं शताब्दी तक ब्राह्मणी शिक्षा का मुख्य केंद्र बन गया था। मिथिला प्रारंभ से ही धर्म, दर्शन, अध्यात्म की शिक्षा का मुख्य केंद्र रहा था, परंतु उपनिषद काल में तो यह वैदिक शिक्षा के मुख्य केंद्र के रूप में विकसित हो गया। इस नगर में धर्म और दर्शन के प्रकांड विद्वान रहा करते थे तथा दूर दूर से लोग धर्म और दर्शन की शिक्षा प्राप्त करने आते थे। यहाँ बिना किसी भेदभाव के शिक्षा दी जाती थी। उत्तर वैदिक काल में यहाँ कला, कौशल एवं सैनिक शिक्षा की भी व्यवस्था हुई। केकय तत्कालीन केकय राज्य की राजधानी था। उपनिषद काल में यह शिक्षा का मुख्य केंद्र था तथा मिथिला की भांति यहाँ भी धर्म, दर्शन, अध्यात्म और वेदों की शिक्षा का उत्तम व्यवस्था थी। केकय नरेश अश्वपति स्वयं बड़े विद्वान थे तथा विद्वानों का बहुत आदर करते थे। वे समय समय पर राजधानी में विद्वत सम्मेलन किया करते थे। यहाँ कला, कौशलों, व्यवसाय और सैनिक शिक्षा की उत्तम व्यवस्था थी। प्रयाग, वैदिक काल में इस क्षेत्र में गंगा तटवर्ती क्षेत्रों में अनेक ऋषि आश्रम थे, जो धर्म और दर्शन की शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। अतः बड़े बड़े विद्वान यहाँ अपनी शंकाओं का समाधान करने आते थे। यह स्थान धर्म और दर्शन की शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित हुआ। काशी, यह भारत के पूर्वी भाग में स्थित है तथा प्रारंभ से ही ऋषियों की तपोभूमि और विद्वानों के बीच शास्त्रार्थ का मुख्य केंद्र रहा। काशी नरेश अजातशत्रु उपनिषदी ज्ञान, ब्रह्म विद्या के पंडित होने के कारण अपने शासन काल में यहाँ विद्वानों को आमंत्रित किया करते थे। यहाँ आत्मा, परमात्मा तथा ब्रह्म के स्वरूप के विषय में शास्त्रार्थ कराया जाता था। तभी से यह विभिन्न मतों के शिक्षा और शास्त्रार्थ के केंद्र के रूप में विकसित हुआ। कांची दक्षिण भारत का एक तीर्थ स्थान है तथा भारत के नक्शे में कांजीवरम नाम से अंकित है। उत्तर वैदिक काल में यहाँ वेदों के विद्वान पहुंचकर लोगों को वैदिक धर्म और दर्शन की शिक्षा देना शुरू किए। वैदिक काल में विभिन्न शिक्षण संस्थाएं थी, जिनमें टोल, चरण, धारिका, परिषद, विद्यापीठ, विशिष्ट विद्यालय, मंदिर, महाविद्यालय, ब्राह्मणी विद्यालय व विश्वविद्यालय आदि भी थे। इनका विवरण इस प्रकार। टोल में संस्कृत की शिक्षा दी जाती थी। एक टोल में एक शिक्षक होता था। चरण में वेद के एक अंग की शिक्षा दी जाती थी। एक चरण में एक शिक्षक होता था। घटिका में धर्म और दर्शन की उच्च शिक्षा दी जाती थी। एक घटिका में अनेक शिक्षक होते थे। परिषद में विभिन्न विषयों की शिक्षा दी जाती थी। एक परिषद में साधारणतः 10 शिक्षक होते थे। विद्यापीठ में व्याकरण और तर्कशास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। एक विद्यापीठ में अनेक शिक्षक होते थे। विशिष्ट विद्यालय में एक विशिष्ट विषय की शिक्षा दी जाती थी, जैसे वैदिक विद्यालय में वेदों की और सूत्र विद्यालय में यज्ञ, हवन आदि की। एक विशिष्ट विद्यालय में एक शिक्षक होता था। मंदिर विद्यालय, किसी मंदिर से संबद्ध मंदिर विद्यालय में धर्म, दर्शन, वेदों, व्याकरण आदि की शिक्षा दी जाती थी। एक मंदिर महाविद्यालय में अनेक शिक्षक होते थे। ब्राह्मणी महाविद्यालय, इस महाविद्यालय को चतुष्पथी कहा जाता था, क्योंकि इसमें चारों शास्त्रीय
की अर्थात निम्न 4 विषयों की शिक्षा दी जाती थी। दर्शन, पुराण, कानून और व्याकरण। यह ब्राह्मणी महाविद्यालय में एक शिक्षक हुआ करता था। विश्वविद्यालय। उच्च शिक्षा की कुछ संस्थाओं ने कालांतर में विश्वविद्यालय का रूप ग्रहण किया। इसमें धार्मिक शिक्षा के अतिरिक्त वाणिज्य, चित्रकला, चिकित्सा शास्त्र आदि की भी शिक्षा विभिन्न शिक्षकों द्वारा दी जाती थी। बनारस, नालंदा तथा तक्षशिला विश्वविद्यालय प्रसिद्ध थे। इन शैक्षिक अधिकरणों के अतिरिक्त कुछ अन्य अधिकरणों द्वारा भी उच्च शिक्षा की व्यवस्था की जाती थी। इनमें ऋषि आश्रम, सम्मेलन, परिव्राजाचार्य मुख्य है। इनका वर्णन निम्नवत है। ऋषि आश्रम। वैदिक काल में आध्यात्मिक ज्ञान के विशेषज्ञों को ऋषि कहा जाता था। ये प्रायः निर्जन स्थानों पर कुटिया बनाकर रहते थे। इनके इन्हीं आवास स्थानों को ऋषि आश्रम कहा जाता था। वहां छात्रों को दर्शन के गूढ़ तत्वों को समझाया जाता था। सम्मेलन। वैदिक काल में कुछ राजाओं तथा देश के श्रेष्ठ विद्वानों के सम्मेलन बुलाए जाते थे। इनमें धार्मिक विषयों पर शास्त्रार्थ होता था, जिनमें गुरु और शिष्य अपनी शंकाओं के समाधान के साथ ही ज्ञानवर्धन भी करते थे। परिव्राजाचार्य। वैदिक काल में कुछ आचार्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिभ्रमण करते हुए लोगों को सामान्यतः धर्म और नीति की शिक्षा देते थे। इन्हें परिव्राजाचार्य यानी भ्रमण करने वाले आचार्य कहा जाता था। ये सामान्य शिक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को उच्च शिक्षा देते थे और उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की शंकाओं का समाधान करते थे। इस प्रकार इनके माध्यम से उच्च शिक्षा विद्यार्थियों के द्वार तक पहुंचा करती है। सूत्रकालीन शिक्षा। 600 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी पूर्व तक का समय सूत्र साहित्य का युग कहा जाता है। इस समय तक मनुष्य के द्वारा अर्जित ज्ञान तथा साहित्य की मात्रा अत्यंत विस्तृत हो जाने से व इसे मौखिक रूप से कंठस्थ व संरक्षित न रखने के कारण इस अर्जित ज्ञान को संरक्षण हेतु सूत्र साहित्य का उदय तथा विकास हुआ, जिसमें भारतीय समाज को एक निश्चित स्वरूप के रीति रिवाज, रहन सहन आदि के सिद्धांतों की सीमा में बांधकर बिखरी भारतीय संस्कृति को संजोने का प्रयास किया गया। सूत्रों में महान सिद्धांतों, आदर्शों व सत्यों का इतना संक्षिप्त वर्णन है कि उन्हें संकेत मात्र कहना ही उचित है। इन संकेतों के अर्थ अत्यंत गूढ़ तथा व्याख्या व विश्लेषण अत्यंत जटिल होते थे। इस प्रकार सूत्र साहित्य में केवल प्राचीन आचार विचार, सत्य, सिद्धांत तथा आदर्शों को गूढ़ तथा संक्षिप्त रूप में नवीनता से प्रस्तुत किया गया। इस युग में रचित सूत्र साहित्य से तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था का ज्ञान होता है। अक्षर स्वीकरण तथा उपनयन। सूत्रकाल तक अक्षर विकास पर्याप्त मात्रा में हो चुका था। इन अक्षरों का ज्ञान बालक की वास्तविक शिक्षा प्रारंभ होने से पहले ही करा दिया जाता था। इस अवसर पर अक्षर स्वीकरण संस्कार कराया जाता था, जिसमें कुलगुरु बालक को भूमि पर बिछे चावलों पर बिठाकर सोने अथवा चांदी की लेखनी से 1-2 अक्षर लिखवाता तथा सरस्वती आदि देवी देवताओं की पूजा करता था। इस संस्कार के पश्चात पूर्व वैदिक युग तथा उपनिषद युग के समान ही प्रत्येक वर्ण के बालक का वर्णानुसार निर्धारित आयु पर उपनयन संस्कार भी होता था। तत्पश्चात बालक की वास्तविक शिक्षा प्रारंभ होती थी। शिक्षा सत्र। श्रावण मास की पूर्णिमा को प्रत्येक आश्रम के उपाकर्मण नामक समारोह किया जाता था और इसी समारोह के साथ शिक्षा सत्र का आरंभ कर दिया जाता था तथा प्रायः 6 माह पश्चात पौष माह की पूर्णिमा को उत्सर्जनम समारोह के साथ शैक्षिक सत्र को समाप्त कर दिया जाता था। इस प्रकार आश्रमों में नियमित अध्ययन प्रायः 5-6 माह का रहता था। शेष महीनों में छात्र स्वयं अध्ययन करते थे। वेद काल के समान सूत्र काल में भी एक वेद के अध्ययन के लिए 12 वर्ष का समय निर्धारित था। चारों वेदों का अध्ययन करने के लिए 48 वर्ष के समय की आवश्यकता पड़ती थी। बुद्धि एवं क्षमता के अनुसार शिक्षा ग्रहण करते थे विद्यार्थी। सूत्र काल में व्याकरण अध्ययन को अधिक महत्व दिया जाने लगा। इस काल में पाणिनि, कात्यायन तथा पतंजलि जैसे महान विद्वानों ने क्रमशः अष्टाध्यायी, वार्तिक तथा महाभाष्य जैसे व्याकरण ग्रंथों की रचना की। इन ग्रंथों को पाठ्य विषयों में पर्याप्त स्थान प्रदान किया गया। व्याकरण के अतिरिक्त सूत्र युग में वेद, वेदांग, छंद, कल्प, निरुक्त,
संख्या, शास्त्र, ज्योतिष, चिकित्सा, दर्शन, न्याय, योग आदि के शिक्षण की व्यवस्था भी शूद्र युग में कर दी गई थी। सूत्र काल में संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था वेद काल के समान ही धार्मिक भावना की नींव पर आधारित थी। शिक्षक का शिक्षण तथा शिक्षार्थी का शिक्षण ग्रहण कार्य दोनों ही धार्मिक कृत्य समझे जाते थे। फलतः दोनों ही अपने दायित्वों को पूर्ण निष्ठा से संपादित किया करते थे। गुरु अपनी शिक्षण पद्धति को यथासंभव प्रभावोत्पादक बनाने का प्रयत्न किया करता था। इसीलिए प्रत्येक गुरु की अपनी अपनी पृथक शिक्षण पद्धतियां थी। इसके अतिरिक्त वाचस्पति तथा मनु जैसे महान शिक्षकों के कुछ शिक्षण सोपानों का भी उल्लेख किया है। स्मृति चंद्रिका में शिक्षण के लिए निम्नलिखित 7 सोपानों का उल्लेख मिलता है। सुश्रुवा, श्रवणम, ग्रहणम, धारणम, ऊहापोह, अर्थ ज्ञानम, तत्व ज्ञानम, यानी सेवा, सुनना, ग्रहण करना, मनन करना, शंका समाधान, तर्क वितर्क का प्रयोग, ज्ञान का वास्तविक प्राप्ति। इस प्रकार अन्य विद्वानों ने भी शिक्षण के लिए पृथक पृथक सोपानों का प्रयोग किया। प्रत्येक आश्रम में मॉनिटर प्रणाली प्रचलित थी। वैसे युग की शिक्षण प्रणाली वेद तथा उपनिषद काल में प्रचलित प्रणालियों से पर्याप्त साम्यता रखती है। अब भी पद्धति मौखिक थी तथा श्रवण मनन तथा निधिध्यासन एवं स्वाध्याय पर बल दिया जाता था। सूत्र साहित्य युग में नारी को वही महत्वपूर्ण सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त था जो उसे वैदिक युग में प्राप्त था। अतः इस युग में नारी जाति की शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था थी तथा उसे काफी महत्व प्रदान किया जाता था। सूत्र काल में नारियां अध्यापन कार्य भी संपादित करने लगी थी। इस युग में अनेक उपाध्याय थी, ऐसा उल्लेख प्राचीन साहित्य में मिलता है। इस युग में बालिकाओं की शिक्षा प्रायः घर पर ही होती थी। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि सूत्र काल के अंतिम दिनों में अर्थात सन 200 ईस्वी पूर्व के आसपास समाज की व्यवस्था काफी बदलने लगी थी। बालिकाओं का विवाह 9-10 वर्ष की छोटी आयु में होने लगा था। इससे नारी शिक्षा के प्रसार तथा प्रगति को काफी आघात पहुंचा था। सूत्र काल में परिषदें शिक्षा की बहुत महत्वपूर्ण संस्थाएं थी। यह परिषद वास्तव में विद्वानों की एक सभा हुआ करती थी। प्रत्येक परिषद में सामान्यतः 10 सदस्य थे। इन 10 सदस्यों में 4 भिन्न भिन्न वेदों के ज्ञाता, एक ब्रह्मचारी, एक गृहस्थ, एक वानप्रस्थाश्रम का प्रतिनिधि तथा 3 धर्मशास्त्र के ज्ञाता होते थे। ये परिषदें अपनी बैठकों में सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक तथा राजनीतिक समस्याओं पर विचार किया करती थी। ये परिषदें इतनी शक्तिशाली होती थी कि इनका निर्णय राजा तथा प्रजा दोनों के लिए मान्य समझा जाता था। ये परिषदें पर्याप्त साधन संपन्न हुआ करती थी। परिषदों में आधुनिक विश्वविद्यालयों के सभी आधुनिक समाज के संदर्भ में वैदिक शिक्षा प्रणाली का मूल्यांकन तथा आधुनिक समाज के लिए ग्रहणीय तत्व। यदि हम आधुनिक शिक्षा व्यवस्था पर दृष्टिपात करें तो हमें ज्ञात होता है कि शिक्षा व्यवस्था ने बालक के विकास व इस विकास प्रक्रिया में स्वयं को समझने, परिवार में उसके स्थान तथा समाज के प्रति कर्तव्य बोध जैसे महत्वपूर्ण उद्देश्यों को खो दिया है। आज की शिक्षा व्यवस्था बच्चे को पूरी दुनिया का ज्ञान प्रदान करने का प्रयास करती है, पर बड़े दुख की बात है, शिक्षा हमें अपने स्वयं के बारे में कुछ भी नहीं बताती, उस समाज के बारे में कुछ नहीं बताती जिसका हम एक हिस्सा हैं। हम स्वयं अपने विषय में जाने बिना किसी और के बारे में कैसे जान सकते हैं। आज छात्र अपने स्वयं के लिए व समाज के लिए अजनबी बन गया है। इस ह्रास का कारण आधुनिक विद्यालयीन शिक्षा व्यवस्था है, जो हमें अनेक क्षेत्रों में विकास व प्रगति करने का अवसर तो देती है, किंतु उसकी मानवता व सहयोग से रहने की भावना को दांव पर लगाकर आज समाज में गर्व के साथ बच्चों की उच्च शैक्षिक उपलब्धि व तीव्र प्रतिस्पर्धा की तो चर्चा की जाती है, परंतु उनमें वफादारी, ईमानदारी, हिम्मत, लगन, धैर्य व आत्मनियंत्रण जैसे गुण विकसित करने का प्रयास नहीं किया जाता। अतः वर्तमान शिक्षा गुणात्मकता की तुलना में परिमाणात्मक अधिक है।
छात्रों के अनुशासनहीनता, मूल्यों व आदर्शों की कमी को देखते हुए आज प्राचीन शिक्षा व्यवस्था को पुनः यथावत लागू करना आवश्यक है, क्योंकि वैदिक शिक्षा प्रणाली के अनेक तत्वों को आधुनिक शिक्षा में शामिल किया जा सकता है। वैदिक कालीन समाज में धन की अपेक्षा चरित्र को, नैतिकता की अपेक्षा आध्यात्मिकता को, विज्ञान की अपेक्षा दर्शन को बेहतर समझा जाता था तथा धर्म, ईश्वर, निष्काम कर्म, प्रेम, सत्य, अहिंसा एवं त्याग को महत्व दिया जाता था। अतः हमें वैदिक कालीन शिक्षा में निहित आदर्शवादिता के गुण को आधुनिक शिक्षा के मूल सिद्धांत के रूप में अपनाना होगा तथा जीवन निर्माण, चरित्र निर्माण, सादा भोजन, उच्च विचार को शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। वैदिक काल में शिक्षा में मनुष्य के प्राकृतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक तीनों पक्षों के विकास पर जोर दिया जाता था और इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पाठ्यचर्या में भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों प्रकार के विषयों एवं क्रियाओं को स्थान दिया जाता था। आधुनिक शिक्षा में इस विशेषता को अपनाया जा सकता है तथा मनुष्य के आध्यात्मिक तथा भौतिक विकास के लिए व्यापक प्रयास किया जा सकता है। वैदिक काल की एक विशेषता विशिष्टीकरण है। प्रारंभिक वैदिक काल में यह विशिष्टीकरण छात्रों की योग्यता के आधार पर होता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में यह छात्रों के वर्ग के आधार पर होने लगा। आधुनिक शिक्षा में भी यह विशेषता छात्रों की योग्यता तथा क्षमता के अनुसार ग्रहण की जा सकती है। वैदिक कालीन शिक्षा की सबसे प्रमुख विशेषता गुरु शिष्यों के बीच मधुर संबंध है। वैदिक काल में गुरु शिष्यों की संपूर्ण देखभाल करते थे, उनके सर्वांगीण विकास हेतु परिश्रम किया करते थे। आज के इस भौतिकवादी युग में वैदिक कालीन गुरु शिष्य संबंध तो स्थापित नहीं किए जा सकते, परंतु यह आशा की जा सकती है कि गुरु शिष्यों के प्रति समर्पित रहें, उनके विकास की ओर प्रयत्नशील हो तथा शिष्य भी गुरुओं का आदर करें। वैदिक कालीन शिक्षा की एक विशेषता इसका व्यापक उद्देश्य है। उस काल में शिक्षा द्वारा मनुष्यों का शारीरिक तथा मानसिक विकास किया जाता था तथा उन्हें सामाजिक एवं राष्ट्रीय कर्तव्यों का बोध कराया जाता था। आधुनिक शिक्षा में इस विशेषता को अपनाया जाना चाहिए तथा शिक्षा में बच्चों के नैतिक एवं चारित्रिक विकास पर बल देना चाहिए। वैदिक काल में शिक्षा में राज्य तथा समाज की भागीदारी थी। शिक्षा राज्य का उत्तरदायित्व न होकर गुरुजन, राजा और प्रजा दोनों को शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए प्रेरित करते थे। आज भी हमारे समाज में समाज के सहयोग के बिना राज्य अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं कर पा रहा। शिक्षा को विभिन्न स्तरों में विभाजित करने का शुभारंभ वैदिक कालीन शिक्षा संगठन की ही देन है। उस काल में शिक्षा का संगठन केवल 2 स्तरों पर किया गया था, प्राथमिक तथा उच्च, परंतु शिक्षा को विभिन्न स्तरों पर विभाजित करने की नींव उसी काल में रख दी गई थी। उसी नींव के आधार पर आज शिक्षा विभिन्न स्तरों, शिशु शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा आदि में विभाजित है। वैदिक कालीन प्रमुख विशेषता शिक्षा के सार्वभौमिक एवं सार्वकालिक उद्देश्यों का निर्माण आज भी हमारे देश की शिक्षा के मुख्य उद्देश्य हैं। इन उद्देश्यों के अनुसार ही शिक्षा द्वारा मनुष्य का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक एवं चारित्रिक, व्यवसायिक व आध्यात्मिक विकास किया जाता है। समय की मांग के अनुसार इनमें 2 उद्देश्य और जोड़ दिए गए हैं, राष्ट्रीय एकता एवं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अवबोध का विकास। वैदिक कालीन शिक्षा के प्रारंभ से ही हमारे देश भारत में शिक्षण की अनेक उत्तम विधियां, अनुकरण, व्याख्यान, प्रश्नोत्तर, विचार विमर्श, तर्क, नाटक और कहानी का विकास हो चुका था। श्रवण मनन निधिध्यासन विधि का विकास हो चुका था और शिक्षण को रोचक एवं प्रभावी बनाने पर बल दिया जाता था। आज भी मनोविज्ञान के ज्ञान और विज्ञान एवं तकनीक के आविष्कारों के आधार पर विकसित विधियां गहनता से विचार करने पर वैदिक गुरुओं की ही देन नजर आती है। अनुशासन के सही संप्रत्यय का विकास भी वैदिक काल की ही देन है। प्रारंभिक वैदिक काल में अनुशासन से तात्पर्य शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक संयम से था एवं उत्तर वैदिक काल में गुरुओं के आदेशों और गुरुकुल के नियमों के पालन से था। आज इस वैदिक कालीन अनुशासन के प्रत्यय को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया है, बाह्य अनुशासन यानी नैतिक नियमानुसार आचरण और आंतरिक अनुशासन, नैतिक नियमों के लिए स्वीकृति और उसके अनुसार आचरण करने पर आंतरिक प्रेरणा। यह हमारी आधुनिक शिक्षा को वैदिक कालीन शिक्षा की ही देन है। वैदिक काल में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था परिवारों में और उच्च शिक्षा की व्यवस्था गुरुकुलों में होती थी।
आज भी विभिन्न प्रकार की शिक्षा के लिए विशेष शिक्षण संस्थानों का निर्माण इसी बात को ध्यान में रखकर किया जाता है और भिन्न भिन्न स्तरों की शिक्षा व्यवस्था भिन्न भिन्न प्रकार के विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, व्यावसायिक महाविद्यालयों आदि में होती है, जिसकी नींव वैदिक काल में ही रख दी गई थी। आधुनिक युग में जन शिक्षा के महत्व को स्वीकृति मिलने का संप्रत्यय भी प्रारंभिक वैदिक काल की ही देन है, क्योंकि उस काल में शिक्षा का अधिकार सभी को प्राप्त था। हालांकि अपवाद स्वरूप गुरुकुलों में शूद्रों को शिक्षा प्राप्ति के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। वैदिक काल में स्त्री पुरुषों की शिक्षा में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता था, परंतु स्त्रियों की शिक्षा प्राप्त करने की समान सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं। आधुनिक काल में भी स्त्री पुरुषों की शिक्षा में किसी प्रकार का भेद नहीं किया जाता है, परंतु इसकी नींव वैदिक काल में ही रखे जाने से हमें वैदिक कालीन ऋषियों और गुरुओं का ऋणी होना चाहिए। वैदिक काल में आज की व्यावसायिक शिक्षा को कर्म शिक्षा कहा जाता था। वह छात्रों की योग्यता व क्षमता के अनुसार यह शिक्षा उन्हें उपलब्ध होती थी। आज की लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में भी सभी मनुष्यों को अपनी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार किसी भी प्रकार की व्यावसायिक शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। वैदिक काल में धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा पर बहुत अधिक बल दिया जाता था। आधुनिक युग में धार्मिक व नैतिक शिक्षा के अभाव में हमारा नैतिक व चारित्रिक पतन होता देखकर देश में पुनः धार्मिक और नैतिक शिक्षा की आवश्यकता अनुभव हुई व इसे अनिवार्य कर दिया गया। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली में संस्कृति की उपेक्षा की गई, किंतु जबकि अन्य विषयों पर ध्यान दिया गया। वस्तुतः संस्कृत भाषा में, साहित्य में और मानवता और विश्व भातृत्व की ऐसी अमूल्य निधियां हैं जिनकी न केवल भारत के पाठ्यक्रम में वरन सभी देशों के पाठ्यक्रम में आवश्यकता है। प्राचीन काल में शिक्षा प्रणाली से उन महत्वपूर्ण तत्वों को भी ग्रहण किया जा सकता है जो आधुनिक भारत के नैतिक, राष्ट्रीय और सांस्कृतिक भावना में योगदान कर सकते हैं। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वैदिक युगीन शिक्षा पद्धति विश्व की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा पद्धति कहलाने के लिए पूर्ण सक्षम है। यदि इसमें से कुछ दोषों को निकाल दिया जाए तो वैदिक शिक्षा पद्धति गुणों की खान है तथा एक आदर्श व श्रेष्ठतम शिक्षा प्रणाली है। वैदिक काल में गुरुकुलों को ही शिक्षा के केंद्र के रूप में जाना जाता था। शिक्षा की समस्त गतिविधियां इन्हीं गुरुकुलों में संपन्न की जाती थीं। ये गुरुकुल जन कोलाहल से दूर प्रकृति की सुरम गोद में किसी नदी अथवा झरने के किनारे स्थित होते थे। ये गुरुकुल आवासीय होते थे। इनमें छात्र जीवन बहुत शांत, सरल, सदाचारपूर्ण होता था। चारों ओर हरा भरा जंगल, शांत वातावरण शरीर और मन दोनों को ज्ञान, चिंतन, मनन, एकांत साधना के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न कराता था। इन गुरुकुलों की दिनचर्या बड़ी नियमित एवं कठोर होती थी। गुरु और शिष्य दोनों ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे एवं नित्य क्रिया से निवृत्त होकर कार्य विभाजन के अनुसार गुरु के स्नान आदि एवं पूजा पाठ की व्यवस्था, गुरु गृह व गुरुकुल की व्यवस्था करते थे। तत्पश्चात शिक्षा के लिए जाना होता था। जंगल से लकड़ी ले आना, जल स्रोतों से जल लाना आदि अन्य कार्य किया करते थे। इसके बाद मध्याह्न तक शिक्षण कार्य चलता रहता था, जो खुले मैदानों में पेड़ों की छाया में हुआ करता था। क्योंकि गुरुकुलों में आज की भांति शिक्षण कक्ष उपलब्ध नहीं थे। मध्याह्न भोजन के बाद गुरु शिष्य दोनों विश्राम किया करते थे तथा शिक्षण कार्य पुनः शुरू होता था। उसके बाद गुरु छात्रों को सायंकालीन गतिविधियों, भोजन की व्यवस्था, दूध दुहना, संध्या, पशुओं की देखभाल आदि के लिए मुक्त कर देते थे। सूरज डूबने से पहले संध्या भोजन होता था तथा रात्रि में शिष्य बारी बारी गुरुओं के पैर दबाते थे और उनके सोने के बाद स्वयं सोते थे। गुरुकुल में छात्रों का प्रवेश व उपनयन संस्कार। वैदिक काल में गुरुकुलों में भिन्न भिन्न वर्णों के बच्चों का प्रवेश भिन्न भिन्न आयु पर हुआ करता था। ब्राह्मण वर्ग के बच्चों का 8 वर्ष की आयु में, क्षत्रिय वर्ण के बच्चों का 10 वर्ष की आयु पर और वैश्य वर्ण के बच्चों का 12 वर्ष की आयु पर प्रवेश के समय ही सभी बच्चों का उपनयन संस्कार हो जाता था। उपनयन का शाब्दिक अर्थ है समीप लाना, अर्थात बच्चे का गुरु के समीप लाना। इसके लिए बालक के माता पिता अपने संतान को गुरुकुल लेकर आते थे। यहाँ सर्वप्रथम बच्चे को घर के वस्त्र उतार कर ब्रह्मचारी के वस्त्र पहनाए जाते थे।
उसे मेखला धारण कराई जाती थी, उसके हाथ में समिधा दी जाती थी, गुरु के सामने लाया जाता था। उसके बाद विधि सम्मत हवन यज्ञ पूजन अर्चन के बाद गुरु उसे शिष्य के रूप में स्वीकार करता तथा उसे भरण पोषण का दायित्व उसका अपने ऊपर ले लेता था। छात्र भी गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा और भक्ति प्रदर्शित करते हुए गुरुकुल और ब्रह्मचर्य व्रत के नियमों का पालन करने का वचन दिया करता था। गुरु से गुरुकुल के शिष्य के रूप में स्वीकार करता था। इस प्रकार बालक गुरु का ब्रह्मचारी बन जाता था, जिसे अंतेवासी कहा जाता था। कुछ विद्वानों के अनुसार उपनयन संस्कार के लिए बालक को गुरु के सम्मुख प्रस्तुत कर उसे स्नान आदि के बाद नए वस्त्र पहनाए जाते थे। गुरु या पुरोहित एक नवीन वस्त्र बिछाकर उस पर चावल फैला देता था तथा उसी चावल पर बालक को बैठने के लिए कहा जाता था। इसके बाद वेद मंत्रों द्वारा पूजा अर्चना होम यज्ञ करके पुरोहित बालक की उंगली पकड़कर बिछे हुए चावलों पर अक्षर बनाकर लिखना सिखाने के साथ ही उसकी शिक्षा का प्रबंध किया करता था। वैदिक काल में छात्रों को सिखाए गए ज्ञान की परीक्षा गुरु द्वारा मौखिक प्रश्न पूछ कर ली जाती थी, जिसके आधार पर यह निर्णय लिया जाता था कि किसी शिष्य ने सिखाए गए ज्ञान को प्राप्त कर लिया है अथवा नहीं। इसके बाद उन्हें विद्वानों की सभा में उपस्थित किया जाता था। ये विद्वान इन छात्रों से प्रश्न पूछते थे। संतुष्ट होने पर उन्हें सफल घोषित किया जाता था। इन सफल छात्रों को कोई भी प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता था, उनकी योग्यता ही उनका प्रमाण पत्र हुआ करती थी। परंतु जो छात्र गुरुकुलों का 12 वर्षीय सामान्य पाठ्यक्रम तथा किसी एक वेद का अध्ययन पूरा कर लेते थे, उन्हें स्नातक 24 वर्षीय पाठ्यक्रम या 2 वेदों का अध्ययन करने वाले को वसु, 36 वर्षीय पाठ्यक्रम या 3 वेदों का अध्ययन पूरा करने वालों को रुद्र, 48 वर्षीय पाठ्यक्रम या 4 वेदों का अध्ययन पूरा करने वालों को आदित्य की उपाधि दी जाती थी। समावर्तन संस्कार। वैदिक काल में शिष्यों की गुरुकुलीय शिक्षा पूरी होने पर समावर्तन समारोह होता था। समावर्तन का शाब्दिक अर्थ है घर वापस लाना, आना। अतः इस समारोह में सर्वप्रथम छात्रों को ब्रह्मचारी के वस्त्र उतारकर गृहस्थ के वस्त्र पहनाए जाते थे। इसके बाद गुरु उन्हें यज्ञ वेदी के सामने बैठाते थे और वेद मंत्रोच्चार, हवन एवं पूजन अर्चना आदि संपन्न की जाती थी। इसके बाद गुरु शिष्य को मधुपर्क यानी घृत और शहद का मिश्रण देता था, पान कराता था और उपदेश यानी दीक्षांत भाषण देता था। गुरु शिष्य को गृहस्थ जीवन के कर्तव्य पालन, समाज सेवा, राष्ट्र के प्रति कर्तव्य पालन का उपदेश देने के साथ साथ ही कभी आलस्य न करने की सलाह देते थे। उन्हें पितृऋण, गुरु ऋण, देव ऋण से उऋण होने का उपदेश देते थे। आज के अधिकतर भारतीय विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोहों में यही तैत्तरीय उपनिषद दीक्षांत उपदेश दिया जाता है। हे शिष्य, तुम सदैव सत्य बोलना, अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान रहना, धर्मानुसार सार आचरण करना, स्वाध्याय में कभी आलस नहीं करना तथा पितृऋण, देव ऋण और गुरु ऋण से उऋण होने की। यदि हम आधुनिक शिक्षा व्यवस्था पर दृष्टिपात करें तो हमें ज्ञात होता है कि शिक्षा व्यवस्था ने बालक के विकास व इस विकास प्रक्रिया में स्वयं को समझने, परिवार में उसके स्थान तथा समाज के प्रति कर्तव्य बोध जैसे महत्वपूर्ण उद्देश्यों को खो दिया है। आज की शिक्षा व्यवस्था बच्चे को पूरी दुनिया का ज्ञान प्रदान करने का प्रयास करती है, पर बड़े दुख की बात है शिक्षा हमें अपने स्वयं के बारे में कुछ भी नहीं बताती, उस समाज के बारे में कुछ नहीं बताती जिसका हम एक हिस्सा हैं। हम स्वयं अपने विषय में जाने बिना किसी और के बारे में कैसे जान सकते हैं। आज छात्र अपने स्वयं के लिए व समाज के लिए अजनबी बन गया है। इस ह्रास का कारण आधुनिक विद्यालयीन शिक्षा व्यवस्था है, जो हमें अनेक क्षेत्रों में विकास व प्रगति करने का अवसर तो देती है, किंतु उसकी मानवता व सहयोग से रहने की भावना को दांव पर लगाकर आज समाज में गर्व के साथ बच्चों की उच्च शैक्षिक उपलब्धि व तीव्र प्रतिस्पर्धा की तो चर्चा की जाती है, परंतु उनमें वफादारी, ईमानदारी, हिम्मत, लगन, धैर्य व आत्मनियंत्रण जैसे गुण विकसित करने का प्रयास नहीं किया जाता। अतः वर्तमान शिक्षा गुणात्मक
गुणात्मकता की तुलना में परिमाणात्मक अधिक है। छात्रों की अनुशासनहीनता, मूल्यों व आदर्शों की कमी को देखते हुए आज प्राचीन शिक्षा व्यवस्था को पुनः यथावत लागू करना आवश्यक है, क्योंकि वैदिक शिक्षा प्रणाली के अनेक तत्वों को आधुनिक शिक्षा में शामिल किया जा सकता है। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आपको ऐसे ही अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। बने रहिए एक्सीलेंस इन एजुकेशन के साथ। थैंक यू।